हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका संकल्प सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम आईडी 15586 का सेट जो है A101 का डिस्कशन दरोगा बिहार दरोगा के लिए टेस्ट है और इसका आज हम लोग डिस्कशन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। सबसे पहले जाने, भारतीय पीठासीन अधिकारी उसे मानते हैं जो किसी विधानसभा में अध्यक्ष हो प्लस लोकसभा का अध्यक्ष हो, साथ में राज्यसभा का अध्यक्ष हो। जब उस पर अध्यक्षता करते हैं तब उन्हें हम पीठासीन पदाधिकारी कहते हैं। तो इन सब की बैठक ये 85 बैठक है और ये बैठक हुई थी आपको जनवरी में, आपको 20 से 21 जनवरी को पटना में। इसका राइट आंसर है ए, पटना। और इसमें ओम बिरला भी भाग लिए थे। और चूंकि ये आयोजन हुआ था संविधान दिवस के अवसर पर, संविधान दिवस हालांकि 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन उस दिन बैठक ना होकर इसकी बैठक 20 से 21 जनवरी को हुआ था। अगला है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। सवाल है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ये 12वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, और ये UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन 11 से लेके 13 फरवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद में मॉडल गांव बनाने का अभियान शुरू किया गया। तो मॉडल गांव जो है ये बनाने का अभियान जो है ये अयोध्या जनपद में शुरू किया गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो मॉडल गांव बना रही है, जिसमें 1147 गाँवों को मॉडल बनाने का प्रयास किया जाएगा। और ये इसका जो शुरुआत जो है वो अयोध्या जनपद से किया गया है। इसमें एक तारुण ब्लॉक है अयोध्या जनपद में। तारुण, अयोध्या जनपद का मतलब है अयोध्या जिला, तारुण ब्लॉक, और गांव का नाम है महान मऊ। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय व्यवसायी को हाल ही में विश्व बैंक की निजी निवेश प्रयोगशाला का सदस्य बनाया गया है। विश्व बैंक की 2 निजी निवेश की प्रयोगशालाएं हैं, एक सरकारी जिसमें देश के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं, और एक जिसमें आपको निजी क्षेत्र के जो उद्यमी होते हैं वो भाग लेते हैं। तो अभी जो हाल में जो है 23 अप्रैल को 2025 में सुनील भारती मित्तल को शामिल किया गया। ये भारत से शामिल होने वाले सेकंड मेंबर हैं जिनको शामिल किया। इससे पहले टाटा एंड सन्स को शामिल किया जा चुका था। तो सेकंड मेंबर है निजी, जो कि विश्व बैंक की निजी निवेश प्रयोगशाला के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का तहत गारंटी को 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो आप जानते हैं 2025-26 के बजट में जो क्रेडिट गारंटी है उसको 10 करोड़ और बढ़ाकर उसको 20 करोड़ कर दिया गया है। यह MSME क्षेत्र में यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, खास तौर पर, और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए
इसको गारंटी को बढ़ा दिया गया है ताकि इतना करोड़ तक आप ऋण क्रेडिट उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही अनाहत सिंह। सबसे पहले नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये महिला हैं, ठीक है, ये महिला हैं अनाहत सिंह। किस खेल से संबंधित है? तो महिला स्क्वैश से अंडर 15 में ही अभी खेल रही हैं, ठीक है, महिला स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल, थाई पूषम त्यौहार का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाई पूषम त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है मरुगन देवता के सम्मान में मनाया जाता है। मरुगन देवता जो है वो तमिल के प्रसिद्ध देवता हैं। इनकी तुलना जो है भगवान शिव और पार्वती के पुत्र जो कार्तिकेय हैं उनसे इनकी तुलना की जाती है। यानी जो उत्तर भारत में हम लोग भगवान कार्तिकेय को मानते हैं उन्हीं को मरुगन के रूप में तमिलनाडु में यानी तमिल समाज इसको मानता है। और मरुगन की जो सवारी है वो मोर है और इसकी जो शस्त्र हैं वो है बरछा, या जिसे वेल भाला भी कहते हैं। वेल भाला, वेल तमिलनाडु का शब्द है, जिसे वेल भाला भी कहते हैं। और भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हैं, उन्हीं का नाम दक्षिण भारत में मरुगन है, ठीक है। और ये तमिलनाडु के थाई माह यानी तमिलनाडु के तमिल कैलेंडर में है, जिसमें एक वर्ष है थाई माह, जो जनरली जनवरी फरवरी के बीच में आता है। जैसे अपने यहाँ पूस आता है वैसे वहाँ थाई माह आता है, जो जनवरी और फरवरी के महीने में आता है, यानी आधा जनवरी और आधा फरवरी, ठीक है, इस महीने में मनाया जाता है। इस बार जो है इसको मनाया गया है आपको फरवरी में 11 फरवरी को, हालांकि पूरे महीने चलता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। थाई माह के पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है युगयुगिन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? युगयुगिन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको ये जान के होगा कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, एक विस्टा प्रोजेक्ट है जिसके तहत नया संसद भवन जो बना है वो इसी प्रोजेक्ट के तहत बना है। और सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके बनाया जा रहा है, जितना भी आपको संसद भवन हो या फिर राष्ट्रपति भवन का रास्ता हो, इंडोर सारे जो रास्ते हैं और सारा संग्रहालय जो है बनाया जा रहा है। तो युगयुगिन संग्रहालय की जो स्थापना की गई है इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल में ही भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल महिला कौन बनी है? तो अभी जो है चीन में आयोजित हुआ है आपको मिसेज ग्लोबल। कहाँ आयोजित हुआ है? चीन में। और ये अनुराधा गर्ग इसको जीती हैं, जो हरियाणा की रहने वाली हैं, हरियाणा की गुरुग्राम यानी गुड़गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी वर्तमान में यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं अजय कुमार। ये 1985 बैच के IAS हैं, ठीक है। इससे पहले जो है इन्होंने अग्निवीर जो योजना आई थी, अग्निवीर और CDS का जो पोस्ट क्रिएट हुआ था, इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल ज्योग्राफिक दिवस जो है वो 27 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 27 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और चूँकि इसकी स्थापना ज्योग्राफिक सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना ही इसी दिन हुई थी, 27 जनवरी 1888 को
1888 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता। सबसे पहले तो ये जाने एटीपी चैलेंजर जो है वो टेनिस की प्रतियोगिता है और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो जैसे आप विंबलडन सुना होगा, विंबलडन के बाद दूसरा अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होता है तो एटीपी चैलेंजर होता है और इसको जीता है किरियन जैकेट ने और ये है फ्रांस के खिलाड़ी। इन्होंने हराया है इंग्लैंड को, यानी ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराया है और ब्रिटेन को खिलाड़ी को हराकर इन्होंने जीता। और जो हारने वाले सेकंड रैंक जिनको आया उनका नाम है बैली हैरिस। ठीक है, नेक्स्ट समुद्री विकास कोष के तहत कितना धन आवंटित किया गया। यानी समुद्री विकास के लिए, यानी ग्लोबल पोर्ट बनाने के लिए, जैसे अभी 1 रैंक 1 पेंशन चल रहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा, वैसे ही चल रहा है 1 नेशन 1 पोर्ट, यानी एक देश एक बंदरगाह। इसके तहत जो है एक देश एक बंदरगाह के तहत जो है आप देखेंगे एक फंड घोषित किया गया समुद्रों की विकास के लिए, जिसके लिए आपको ताकि जितना भी पोर्ट हो जो एक तरह से एक साथ जोड़ दिया जाए। इसके लिए 25,000 करोड़ यानी 1000 करोड़ जो रुपया है वो धन आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है राजौर पे ने किस यूपीआई सेवा का अनावरण 9 अप्रैल 2025 को किया है। तो राजौर पे ने जो है एक यूपीआई लॉन्च किया है जिसका नाम है टर्बो यूपीआई। ये एक्सिस बैंक के साथ मिलके किया है। नेक्स्ट है हाल में ही भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT को किस स्थान पर ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। यानी विदेश व्यापार संस्थान को एक ऑफ कैंपस, वो अपने कैंपस से बाहर हट के एक जगह उसको अपना केंद्र स्थापित करने का मौका मिला है। जो जगह है आपको गुजरात सिटी का जो है गांधी नगर, गिफ्ट सिटी गांधी नगर, और ये कहाँ है, गुजरात की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WWE 2025 की वार्षिक बैठक में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP में कितने नए सदस्य जुड़े हैं। तभी हाल ही में जो इसकी बैठक हुई थी, एक सेकेंड रुक जाइएगा, अभी हाल ही में इसकी बैठक जो हुई, इसमें बैठक में जो है इसमें जो है 7 नए देश जुड़े हैं जिसकी संख्या अब बढ़ के हो गई है कितनी, 25। और जो नए देश जुड़े हैं उनका नाम है अंगोला, बांग्लादेश, ठीक, गैबन, ये अफ्रीका का महादेश में है। नेक्स्ट है ग्वाटेमाला और एक है केन्या, फिर सेनेगल, सारे अफ्रीकी देश हैं, और तंजानिया कितने, 1 2 3 4 5 6 7 नए देश इसमें जुड़े हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 की हुई थी। और इसमें फसल बीमा योजना के तहत जो है आपको खरीफ फसलों पे, खरीफ फसल में 2% का प्रीमियम है, रबी पर 1.5% प्रीमियम, ठीक। साथ में आपको बागवानी पे 5% का प्रीमियम, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपको 3 मार्च को और पहली बार 1973 में मनाया गया, तब से लेके आज तक इसको मनाया जा रहा है। 2025 का इसका जो थीम था, जो 2025 में मनाया गया, इसका थीम था वन्य जीव संरक्षण। थीम इसका था वन्य जीव संरक्षण, लोगों और ग्रहों में निवेश, लोगों एवं ग्रहों में निवेश, जो 3 मार्च को मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAR का मुख्यालय है कहाँ? नई दिल्ली में। और ICAR एक काम करता है किसके? कृषि मंत्रालय के अंडर में, ठीक। और हाल ही में जो है इनकी नियुक्ति जो की गई है ICAR के पद पे, ए मूंगीलाल जाट, यानी सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत में किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है 2 अप्रैल को जो है 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित किया है। अभी हमारे यहाँ 2 प्रशिक्षण रेंज है, ठीक है। अब तीसरा भी खुल रहा है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑप्शन है ए बेंगलुरु में होगा। ये सब रट लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट मतलब रटने वाला सवाल है ये सब। नेक्स्ट है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है ये आपको स्थित है इंडोनेशिया में कहाँ? तो उत्तरी मालुकू जो प्रांत है, इसका प्रांत है क्या? उत्तरी मालुकू प्रांत है, वहाँ ये स्थित है। हाल ही में जो ये हुआ इसको लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और आपको पता है अलर्ट 3 तरह का होता है, एक हरा, एक पीला, एक ऑरेंज नारंगी और एक लाल। हरा का मतलब है कोई उतना खतरा वाली बात नहीं है, पीला सतर्क करता है और ऑरेंज कलर जो है यानी नारंगी कलर जो है वो दर्शाता है कि इसकी स्थिति भयावह है, कभी भी ये फट सकती है। और लाल का मतलब है कि फट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है ISTAF सेपटेकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहले सेपक टेकरा जानते हैं। सेपक का मतलब होता है किक मारना, ठीक है। यह जो है वॉलीबॉल और फुटबॉल का
मिश्रण होता है, ठीक है। सेपक एक मुख्य रूप से दक्षिण एशिया, मलेशिया और थाईलैंड में खेला जाता है। और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? सेपक टकरा है। इस खेल की शुरुआत जो हुई थी 14वीं शताब्दी में हुई थी, 14वीं शताब्दी में सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। और जब शुरुआत हुआ था तो इसमें ना जो गेंद होता था ना, वो बांस का बना हुआ होता था, बांस का बना हुआ गेंद होता था जिससे खेला जाता था। अब सिंथेटिक प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको हाथ से नहीं मारा जाता, हाथ छोड़ के बाकी सर, बॉडी के किसी और पार्ट जैसे सर, पैर, दोनों से मारा जाता है, लेकिन हाथ का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। इसमें प्रत्येक टीम में जो है 3 खिलाड़ी होते हैं, 3 खिलाड़ी, यानी सेपक टकरा में 3 खिलाड़ी। और इसका आयोजन जो है आपको हुआ था बिहार में। और बिहार का जो पाटलिपुत्रा क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी खेल कंपाउंड है, इंडोर खेल कंपाउंड है, उसमें इसका आयोजन हुआ था। और ये आयोजन जो है ये आपको 20 से 25 मार्च तक हुआ था, 20 से 25 मार्च, ठीक। बहुप्रशिक्षित निसार उपग्रह मिशन किन 2 देशों के बीच है? तो आपको पता है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। निसार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच है। इसमें भारत का इसरो और अमेरिका का नासा, ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है किस देवता को? ठीक है, तो इसमें ऋग वेद कालीन के सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो थे इंद्र, और इनको 250 सूक्त जो है समर्पित किया गया है। अग्नि को जो है वो 200 सूक्त समर्पित किया गया है। इसका सही उत्तर है इंद्र 250, ठीक है। एक है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो सबसे पहले कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण है, ठीक। 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है और 6000 लगभग श्लोक है, ठीक है। तो अधिकरण पूछे तो 15, अध्याय पूछेगा तो 150, प्रकरण पूछेगा तो 180 और श्लोक तो 6000। सही उत्तर है ऑप्शन डी 15, ठीक। अधिकरण का मतलब होता है यूनिट, जो आप यूनिट पढ़ते हैं, और अध्याय मतलब हो गया चैप्टर, और प्रकरण मतलब चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक होता है उसको बोलते हैं प्रकरण, और श्लोक तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया? पहले तो कनिष्क ही होगा, कनिष्क द्वितीय बाद में आया था, इसी का पौत्र था, लेकिन कनिष्क जो था वो उसके दरबार में नहीं था। तो इसमें अश्वघोष उसके दरबार में था, वसुमित्र उसके दरबार में था, पाशवा उसके दरबार में था, विशाख दत्त जो है उसके दरबार में नहीं था। यह गुप्त काल में था। और विशाख दत्त की सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और एक और इनकी पवित्र रचना है देवी चंद्र गुप्तम। ये क्या है? दोनों नाटक है, ठीक है, दोनों नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में अपने उत्तराधिकारी का घोषणा कर देते थे? ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में अपने उत्तराधिकारी को घोषणा करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल। और चोल जो है संगोल के माध्यम से अपना सत्ता को हस्तांतरित करते थे। और इसी संगोल के बारे में
आपने देखा होगा जब नया सदन संसद बना था तो उस संसद में जो है संगोल की स्थापना की गई थी, जो इस बात का प्रतीक है कि सत्ता का हस्तांतरण जो गुप्त काल थी चोल काल में होता था वो संगोल के माध्यम से ही होता था। संगोल एक तरह से गधा टाइप का होता था और जो शासक होता था और दूसरे जो शासक बनने वाला था उसको देता था, ठीक है। और संगोल आप देखिएगा जहाँ कक्ष है आपको बैठते हैं लोकसभा अध्यक्ष उसके बगल में स्थापित किया गया है, तो संगोल के माध्यम से होता था। तो सही उत्तर है चोल, ठीक। नेक्स्ट है, जो मंदिर विंध्य पर्वतमाला और कृष्णा नदी क्षेत्र में स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो आप जाने कि मान लीजिए कि ये भारत है, ये भारत है, इसे मैसे से मान लीजिए ये भारत है। यहाँ जो है विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक। और यहाँ एक नदी है तुंगभद्रा और यहाँ एक नदी है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक। इसके नीचे के भाग को कहते हैं तमिलकम प्रदेश और इसके ऊपर को भारत को कहते हैं उत्तर भारत, ठीक। और इसको कहते हैं दक्कन का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ था जो शैली उसका नाम था नागर शैली, यहाँ जो शैली था उसका नाम था द्रविड़ शैली। इन दोनों के बीच में एक शैली का विकास हुआ विंध्याचल पर्वतमाला के भीतर और यहाँ जिसका नाम था बेसर शैली। यह मंदिर निर्माण की शैली है और ये बेसर शैली की खासियत होती थी कि ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्स रूप होता था जिसको कहते थे बेसर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हाइब्रिड पत्ती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, एक घटना एक परिणाम रहित विजय का कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा था। तो इसका सही उत्तर है जब सिंध 712 ईस्वी में अरब का मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण सिंध पर हुआ तो सिंध का वो विजय किया, लेकिन उससे आगे वो बढ़ न सका क्योंकि उसके आगे जो है आपको गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता जो थी वो मजबूत थी। तो उस विजय के बारे में वो कहता है कि परिणाम विजय तो हुआ लेकिन परिणाम उसका कुछ खास नहीं रहा, और एक कहता है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। 31 नंबर सवाल है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था। तो सही उत्तर है इसमें मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको एकता प्रदान किया गया। हालांकि ये मूल रूप से गोरी के द्वारा नहीं प्रदान किया गया, लेकिन लाहौर और दिल्ली की जनता, लाहौर की जनता उसे खुद बुलाई और उसको सत्ता सौंप दिया, तो उसका जो उत्तराधिकारी बना एक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में निम्न किसके शासन काल में। तो एक ख्वारिज्म का शासक था, ख्वारिज्म का शासक था मंगबरनी, इसका पीछा करते हुए वो आया था सिंधु नदी तक, और ये मंगबरनी जो है इल्तुतमिश के शासन का, इल्तुतमिश के दरबार में शरण लिए हुए था। तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश को ये कहा कि मंगबरनी को लौटा दो नहीं तो हम आक्रमण करेंगे। इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी स्थिति को और दूरदर्शिता का परिचय दिया और उसने क्या किया, जलालुद्दीन मंगबरनी को जो है वो चंगेज खां को सौंप दिया। इस तरह वह बिना आक्रमण किए ही मंगबरनी को लेके वापस चला गया, और ये घटना हुई थी कब, इल्तुतमिश के शासन काल में, ठीक है। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक का नाम था, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम जो था वो गाजी मलिक था, और इसने तुगलक वंश की स्थापना किया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक MBT, फिर फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है।
आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता का एक डच उपनिवेश है। ठीक, दूसरा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था। ठीक, उसके बाद पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है आधुनिक कोच्चि जो है कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आधुनिक कोच्चि जो है ब्रिटिश उपनिवेश का भाग रहा है। ठीक है, और डचों ने उसको पुर्तगालियों को पराजित करके प्राप्त किया था। तो इसलिए जब एक कथन सही है तब डच का उपनिवेश पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये तो गलत हो गया। इसलिए ये ऑप्शन बी नंबर जो है वो सही है, और वहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट है भारत में निम्न वायसरायों में से किसके शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, यानी आईपीसी तथा सीआर जो सिविल प्रोसीजर कोड जो है सीबीसी जो है ये पारित किया गया। तो आप जानते हैं आईपीसी को 1860 में बनाया गया, 1862 में ये लागू हुआ था, और इस समय वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग। अब आईपीसी का नाम बदल के क्या हो गया, BNS, भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट है 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ये 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले उस समय के सबसे युवा अध्यक्ष थे। चूँकि 1940 के बाद 1946 तक कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि इस बीच में आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। 1942 में क्रिप्स मिशन आ रहा है, कैबिनेट मिशन आ रहा है, उधर मुस्लिम लीग अपना आंदोलन शुरू किए हुए, तो इस बीच में कांग्रेस की बैठक हुई ही नहीं। तो जब दोबारा कांग्रेस की बैठक हुई नहीं तो अध्यक्ष दोबारा चुनाव ही नहीं हुआ। तो 1940 में इनका चुनाव हुआ, और 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी 1940, 41, 42, 43, 44, 45, यानी 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 6 वर्ष तक ये इसके प्रेसिडेंट रहे। हालांकि इस बीच में 40 के बाद कोई अधिवेशन हुआ नहीं, तो यहीं अध्यक्ष रह गए। लेकिन 1946 में फिर जब अधिवेशन हुआ तो इस समय JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, JB कृपलानी। पर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी यहीं थे। फिर लेकिन जैसे आज़ादी के बाद पुनः कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ आज़ादी के बाद, तो प्रथम अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन ऐसे देखिएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आज़ादी से पहले वाला जो नेता थे, अगर उनके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा 8 बार जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, ये सबसे पहले बने थे 1929 में, और आखिरी बार बने थे 1954 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कांग्रेस का प्रेसिडेंट सबसे लंबे समय तक कौन रहा, तो आज़ादी के बाद भी तो सोनिया गांधी। ठीक, ये लगातार 19 वर्ष तक रही थी, और फिर 1 वर्ष रहे थे राहुल गांधी, उसके बाद फिर 1 वर्ष रही थी यानी कुल रही थी सोनिया गांधी 20 वर्ष तक सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट, और अधिकतम लगातार 19 वर्ष तक, लगातार 19 वर्ष तक, और ऐसे 20 वर्ष तक। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत
में भागीदारी की भर्त्सना की थी। यानी जब महात्मा गांधी ने 1920 में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, उसमें खिलाफत आंदोलन को एक साथ शामिल किए, जिसकी जो भर्त्सना जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उन्होंने मुझे गलत बताया था। नेक्स्ट है 40। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? निम्नलिखित में किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसमें जो स्वराज दल बना था, स्वराज दल बनाने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू। लेकिन केंद्रीय विधानसभा में इस दल का समर्थन किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसके निर्माण कब हुआ था? 1923 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौतों को हस्ताक्षरित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर होगा, आपको देखिएगा, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। यानी 2 और 4 जहाँ होगा वहीं इसका होगा आंसर, 2 और 4। 2 और 4 ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो जब त्रिपुरी अधिनियम अधिवेशन हुआ था 1939 में, इस समय एक तरफ से थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीताभी रमैया। और पट्टाभी सीताभी रमैया को गांधी जी का सहयोग प्राप्त था। और गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि इस इलेक्शन में वो पट्टाभी सीताभी रमैया को सीधा उन्होंने समर्थन किया था। और यहाँ तक कह दिया था कि पट्टाभी सीताभी रमैया नहीं, गांधी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जो है पट्टाभी सीताभी रमैया को पराजित कर दिए और चुनाव जीते। और इस तरह महात्मा गांधी की बड़ी किरकिरी हुई। लेकिन महात्मा गांधी का पकड़ जो था वो कांग्रेस पर मजबूत था। अंततः चुनाव जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। फिर दोबारा जब अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? निम्नलिखित में किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। देवबंद के उस महान विद्वान के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही उत्तर है देवबंद, जो यूपी के देवबंद जिला में शुरू हुआ था। यह मुसलमानों में एक सुधार आंदोलन है। ठीक है, इसमें मुख्य भूमिका जो है अबुल कलाम आज़ाद का था, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे 1940 में। और इन्होंने तो पत्रिका भी जारी की थी, जिसमें एक सबसे प्रसिद्ध है अल हिलाल। ठीक है, और दूसरा एक प्रमुख पत्रिका है इनका अल बिलाग। ठीक है, 2 पत्रिका इन्होंने जारी किया था। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है राजमुंदरी में। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जो हैं वो हैं CV रमन। ठीक है, CV रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और भौतिकी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। हालांकि भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 में। ठीक है, इन्हें दिया गया था 1930 में। लेकिन वैज्ञानिक पूछ रहा है तो पहला वैज्ञानिक CV रमन है। ठीक है,
नेक्स्ट है अग्रसेस गोमसा बोजा भिक्षु, इसका उपनाम है। ठीक है, ठीक है। तो वो कहा जाता है कि इनको मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तुजुदारा किस राज्य में स्थित है? तुजुदारा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है तमिलनाडु। सही उत्तर है तमिलनाडु। कोयला का 4 प्रकार होता है मुख्यतः। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। इसमें 95 से 98% तक कोयला रहता है। ठीक है, 95 से 98%। इसमें 78 से 86% तक कोयला रहेगा। इसमें जो है लगभग 30 से 35% कोयला रहता है और इसमें 30% से कम कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा। ठीक है, कार्बन की मात्रा यानी कोयला जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा जिसमें होगी, कार्बन की मात्रा जिसमें जितना ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी, ध्यान रखिए, कार्बन की मात्रा जितना अधिक वो उतना ही अच्छा कोयला होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन ही सबसे ज़्यादा ऊष्मा देगा आपको, जलने के बाद सबसे ज़्यादा उसमें स्टीम बनेगा। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला तो कम मिलता है, लेकिन इसमें 95 से 98% कोयला होता है, सबसे तीसरे नंबर की क्वालिटी का है और ये तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, पिंडार नदी तथा अलकनंदा नदी को संगम को क्या कहते हैं? पिंडार और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है कर्णप्रयाग। ठीक है, अब आप देखिए, इसको समझिएगा, ठीक से समझिएगा। यहाँ है गोमुख, जहाँ से एक नदी निकलती है भागीरथी। ये नदी कौन सी है? भागीरथी। ठीक है, यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा साफ लिख दें, संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जितने 5 प्रयाग जो हैं, सारी नदियाँ जो है अलकनंदा से ही मिलेंगी। इसमें एक कॉमन नदी जो होगा वो अलकनंदा होगा। और यहाँ सामने में है नीति धारा। यहाँ सबसे पहले एक नदी मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक है, और यहाँ जो प्रयाग बनेगा इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक, फिर यहाँ एक नदी मिलती है, ठीक है, और इसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और यहाँ बनेगा क्या? नंद प्रयाग। ठीक, फिर यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ के मिलते, इस नदी का नाम है, केदारनाथ से निकलती है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। और ये जहाँ मिलेगी यहाँ बनेगा
रुद्र प्रयाग। और फिर इसके ऊपर ही एक नदी मिलती है पिंडार। यहाँ एक बनता है आपको, इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग यानी जहाँ भी दो पवित्र नदियाँ मिलती हैं वहाँ प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक, यानी एक नदी, सारी नदियाँ किसमें मिलेंगी? थी में, अलकनंदा में। तो यहाँ से मंदाकिनी मिली रुद्रप्रयाग, यहाँ पिंडार मिला कर्णप्रयाग, यहाँ नंदाकिनी मिली नंदप्रयाग, यहाँ धौली गंगा मिला विष्णुप्रयाग। और ऐसे ही नदी आगे आएगी और फिर ई नदी आगे आएगी। ये दोनों जहाँ मिलेगी, ठीक, ये दोनों नदी जहाँ मिलेगी यहाँ निर्माण होगा देवप्रयाग का, देवप्रयाग। और यहाँ से दोनों नदी एक साथ आगे बढ़ेगी तो इसको कहते हैं गंगा। फिर यहाँ से गंगा, और इसी में यहाँ एक नदी मिलती है जिसका नाम है भिलंगना, और यहाँ है टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक है, समझ गए? तो एक नदी कॉमन है, देख लीजिए यहाँ अलकनंदा, ठीक, प्लस धौली गंगा, क्या बनेगा? विष्णु। ठीक, विष्णु प्रयाग। ठीक, फिर अलकनंदा प्लस नंदाकिनी बराबर नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा प्लस पिंडार बराबर कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, फिर यहाँ बनेगा रुद्र प्रयाग। फिर देखिएगा अलकनंदा प्लस भागीरथ बनेगा देव प्रयाग। समझ गए? नेक्स्ट है, आइए, पूछ रहा है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑब्वियस है तिरुचिरापल्ली जो है वो तमिलनाडु में, आंसर से ही पता चल जाएगा आपको। नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है इसका सिक्किम। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो एक है उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का पठारी भाग और हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, पर पूछ रहा है 3, तो 3 यही सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पूछ रहा है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी किस श्रेणी में स्थित है? तो राकापोसी जो है वो लद्दाख की जो श्रेणी है उसमें स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली की अभिलक्षण नहीं है? संघीय प्रणाली के 4 अभिलक्षण है। ठीक है, संघीय प्रणाली जब भी आप पढ़ेंगे उसमें 4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। दूसरा ठीक है, तो एक होगा जो संघीय सरकार की शक्ति का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, और संविधान के क्या होगा? सर्वोच्चता। तो जहाँ जहाँ ये 4 वर्ड मिलेंगे वो सारे संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। तो क्या है इसमें? सरकार 2 स्पष्ट स्तर को होता है। ठीक है, तो शक्ति का विभाजन हो गया। एक होता है इसमें क्या? राज्य की सरकार,
और एक केंद्र की सरकार। ठीक। दूसरा, शक्ति का विभाजन हो गया सब में। जो आप संविधान की सूची देखते हैं उसमें शक्ति का विभाजन है। संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य की सूची, ठीक, राज्य सूची, शक्ति का। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ है। न्यायपालिका का क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है। तो कोई भी मामला होगा, लेकिन सरकार की विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्टीकरण पृथकीकरण नहीं होता, क्योंकि विधायिका से ही सरकार का निर्माण होता है, तो उनकी भी शक्ति कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं है। इसलिए सी नंबर जो है वो संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? भारत का प्रथम कानून मंत्री था, तो सही उत्तर है, आप सबको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे? ठीक है, कौन से प्रावधान लागू हुए थे? ठीक है, तो इसमें जो प्रावधान लागू हुआ था, पहला है नागरिकता, दूसरा है निर्वाचन, ठीक है, और अस्थायी संसद जो है इसको लागू कर दिया गया था। ये 26 जनवरी से पहले 24 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। बाकी सारे सब लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। और ये 26 नवंबर को जिस दिन संविधान बना उस दिन ये 3 सेगमेंट को, यानी नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद जो बना था उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, बाकी सारे प्रावधान 26 जनवरी। तो आपको 1, 2 और 3 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठे अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? 6ठे अनुसूची और 5वीं अनुसूची किस लिए किया गया है? तो आपको ऑप्शन है, अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए, राज्य की सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायती शक्तियों के लिए तथा सभी सीमावर्ती राज्यों के हित के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल गारंटी केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिकों के अलावा किसी और को प्राप्त नहीं होता है? ठीक है, तो ऐसे तो और भी हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 जो है, इसमें दिए गए ऑप्शन में अनुच्छेद 19 जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार करें। सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र होते हैं, लेकिन न्यायालय में इसको लागू कराने के लिए आप नहीं जा सकते हैं कि न्यायालय इसको लागू करेगा। ठीक है, ये राज्य अपने हिसाब से चाहे तो लागू कर सकता है, नहीं लागू कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। दोनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो एक संसद के दोनों सदनों के सदन शामिल होता है, और लेकिन उसके निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। राज्यों की विधानसभा शामिल होते हैं, राज्यों की विधान परिषद तथा NCERT दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें शामिल होता है कौन? संसद। उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों, यानी दोनों, ठीक, लेकिन उसके निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। फिर राज्यों के विधानसभा जहाँ है, और फिर दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा, यानी इसमें जो 3 नंबर जो है विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद सारे स्टेट में नहीं है, तो अगर विधान परिषद को शामिल किया जाता है तो जिन स्टेट में विधान परिषद, उसकी शक्ति या उसकी वोट की शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4, सी। इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा सृजित या उत्साहित की जा सकती है? ठीक है, किसी राज्य की विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है और किसके द्वारा उसकी
इसका निर्माण जो है, यदि राज्य विधानसभा मंडल जो है अपने 2/3 बहुमत से अगर ये पारित करता है कि उसको विधान परिषद चाहिए, या फिर वो 2/3 बहुमत से पारित करता है कि उसको विधान परिषद नहीं चाहिए जो इसके यहाँ बना है, तो इसके आधार पर ये पहले इस विधान परिषद पारित करेगा, विधानसभा पारित करेगा। जिस राज्य का विधानसभा, जिस राज्य में विधान परिषद होगा, वहाँ का विधानमंडल जो है ये पारित करेगा कि हमको चाहिए और नहीं चाहिए। लेकिन अंतिम रूप से जब संसद पारित कर देगा तो वो हट सकता है या उसमें लग सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि इसमें 334 में संशोधन किया गया। ठीक है, और संशोधन करके SC ST जो आरक्षण है उसको अगले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इकोनॉमी से सवाल है, वह दर जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है और कहलाती है। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देगी, ठीक है, ऋण जब देगी तो उसको एक अन्य बैंकों से ऋण देती है, जब ऋण देगी तो उसको बोलते हैं RR, उसको बोलते हैं RR यानी रेपो रेट, रेपो रेट। और जब वापस अपना ऋण लेगी, जब ऋण वापस लेगी तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, नहीं RRR, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जब लेगा, जब देगा, जब बैंकों को देगा ऋण तो रेपो रेट, तो जब बैंकों को अपना दिया हुआ ऋण लेगा तो रिवर्स रेपो रेट। RBI कभी भी ऋण नहीं लेती है, वो अपना दिया हुआ ऋण ही वापस लेती है। तो जिस दर पे शॉर्ट टर्म के लिए, और ये क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए जब ऋण देगी तो उसको बोलेंगे रेपो रेट, और जब वापस लेगी तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, पूछ रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो आप सबको पता है कि ये दलाल स्ट्रीट जो है उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दलाल स्ट्रीट जो है वहाँ एक सड़क का नाम है, उसी पर स्थित है, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में है? मतलब जो उत्तर प्रदेश से जिसकी सीमा सटता है, तो राजस्थान से सटता है, छत्तीसगढ़ से सटता है, झारखंड से सटता है, बिहार से सटता है और नेपाल से सटता है, हरियाणा से सटता है। ठीक है, लेकिन पंजाब से नहीं सटता, तो ऑप्शन याद रखेंगे पंजाब। तो सीमावर्ती कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, तो पंजाब से नहीं सटता। बाकी ऑप्शन आप सेट कर लेंगे, एक को छांट देंगे, 2, 3 और 4 इसका हो जाएगा क्या आंसर। नेक्स्ट है लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो लूनी नदी जो अरावली नदी से निकलती है और कच्छ के रण में जो है वो विलुप्त हो जाती है, तो ऑप्शन डी ही सही है, बाकी सब गलत है। 69 निम्नलिखित में से दिए गए कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, कूट का प्रयोग करना है आपको। गोखुर झील कहाँ बनता है, प्लाया कहाँ बनता है, क्रेटर कहाँ बनता है, लेगुन कहाँ बनता है, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है और ये पूछा जा रहा है कि कौन कहाँ बनता है। ठीक है, तो आइए इसके ऑप्शन को मिलाते हैं। आप जानते हैं लेगून जो है वो कहाँ बनता है, चिल्का झील, चिल्का झील को क्या कहते हैं, लेगून झील कहते हैं। गोखुर झील यानी गोखुर जब बनेगा तो किसी नदी में बनेगा, तो सुरहा ताल क्या है, वो नदी का हिस्सा ही होता है। ठीक है, सुरहा ताल में। ठीक है, अब बच गया आपके क्या, प्लाया और क्रेटर। ठीक है, प्लाया और क्रेटर। ठीक है,
तो प्लाया बनेगा कहाँ, सांभर में, और क्रेटर बनेगा कहाँ, लोनार में, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ झील है। ठीक है, तो इसका सही मिलान जो होगा आपको आंसर होगा ए, यानी ए का 3 यानी गोखुर सुरहा ताल, बी का 4 प्लेया सांभर झील, सी का 2 क्रेटर लोनार झील, और डी लैगून आपको चिल्का झील। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको देखना है कि देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, कछारी मृदा, पर्वतीय क्षेत्र। तो आपको पता है पर्वतीय क्षेत्र की पृष्ठीय कछारी मृदा यानी एलुवियल सॉइल पाया जाता है। देश के लगभग 1/3 मात्रा में 75 सेंटीमीटर यानी 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। लेकिन देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है, कुआं, नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होता है, नलकूप प्लस कुआं मिलाइए तो इसमें 64% सिंचाई इसी से होती है। कुआं से मात्र 2 से 3% की सिंचाई होती है, अब तो और भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, गलत उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हम जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। उसका कुछ हिस्सा यहाँ बचा हुआ था ना जी। कछारी मृदा जो है देश के उत्तरी मैदान में, ठीक है, क्षेत्रफल का 30% भाग को बैठता है, कोई नहीं। अब है भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में किसमें लौह अयस्क का प्रमुख जमाव पाया जाता है। तो गोंडवाना में पाया जाता है कोयला, कुड़पा में पाया जाता है लौह अयस्क, धरवाड़ा में पाया जाएगा धात्विक खनिज। तो इसका सही उत्तर है लौह अयस्क जो है वो कहाँ पाया जाएगा, धारवाड़ में। धात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ में। ठीक है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के सबसे 2 बड़े उपभोक्ता, तो जहाँ सबसे ज़्यादा कृषि, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपको जानते हैं मुरी जो है वो झारखंड में है। मुरी कहाँ है, वो झारखंड में है। अलवे जो है वो कहाँ है, केरल में है। धर्मापुरी जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, कोयली गुजरात में। तो सही उत्तर धर्मापुरी तमिलनाडु, यही गलत है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अब जानते हैं उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे भी कहाँ है, कोलकाता, जिसको SCER कहते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता में 2 को है। ठीक है, पूर्वी का भी और दक्षिण पूर्व रेलवे का भी। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति किस में रहता है। तो आपको पता होना चाहिए ओंजे जनजाति जो है ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में वरिष्ठतम आयु निर्भरता अनुपात कितना है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार से ये है 14.2%। कहने का मतलब एक आयु होता है 0 से लेके 15 तक, और एक आयु होता है 15 से लेके 64 तक, और एक होता है 64 से लेके ऊपर। इसको बोलते हैं वरिष्ठतम। 0 से 15 ये भी हो गया बाल, और ये दोनों जनसंख्या क्या है, आश्रित जनसंख्या कहलाता है। क्यों, क्योंकि कमाने वाला वर्ग कौन है, 15 से 64। इसकी संख्या भारत में कितनी, 8.8%। इसकी जनसंख्या 14.2%। तो सही उत्तर बी। कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित में दिए गए उत्तर को सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो अमीटर किसका है, विद्युत प्रवाह का। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता का। बैरोमीटर दाब का। स्प्रिंग तुल्ला भार का। आप लोग मिला लीजिएगा उसके हिसाब से किसका कौन सा है। 78 तेल से अंशतः भरा हुआ तेल टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से बढ़ता है तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये है टैंकर
और ये पूरा भरा हुआ नहीं है और आगे बढ़ रहा है, और ये टंकी है, इसमें आधा तेल भरा हुआ है और ये आगे की तरफ चल रहा है। तो चलेगा तो यहाँ जो तेल होगा ना, ऐसे छलक के ऐसे आएगा, ठीक है। देखें तो ऐसे आकृति बना रहा है ना, ऐसे, तो क्या हो गया, परावलयी पथ बनाएगा, ठीक है। एक समान त्वरण से चलेगा, आगे पीछे चलेगा तो रुकेगा तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। एक समान त्वरण से मान लेगा, स्पीड सेम है, तो ऐसे क्या होगा, तेल ऐसे उठ के ऐसे उसमें चलेगा क्या, मतलब ऐसे स्थिति उसकी बनी रहेगी। तो परावलयी आकार ले लेगा तेल, ठीक है, पैराबोलिक। कह रहा है तंतु प्रकाशिकी संचार केंद्र के रूप में प्रवाहित होता है। आपको जो आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर एक किससे है, प्रकाश तरंग। इसमें क्या होता है, प्रकाश तरंग। इसमें रेडियो तरंग बिल्कुल नहीं होता, इसमें होता है प्रकाश तरंग। और ये किस पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ कुछ समय तक उसी ताप पर रखने पर उसकी दीवारें निम्न परत पाई जाती, दीवारों में निम्न परत लगाई जाती है। यानी थर्मस में कुछ समय तक रखने पर उसी ताप पर रखा जाता है, तो उसमें कौन सी परत लगाया जाता है जो उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। एक है एल्युमिनियम पेंट, एक है लैंड चूर्ण, दूसरा है सिल्वर और एक है पारद। सही उत्तर है सिल्वर की। तो एक पूछ रहा है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। देखिए दो इस तरह से कुछ पूछा है बीपीएससी में कि परमाणु का कौन सा हिस्सा धनावेशित, अगर इसमें से केंद्र हटा दिया जाए तो परमाणु केंद्र का कौन सा हिस्सा जो है वो धनावेशित होता है। तो मान लीजिए कि ये परमाणु है और इसका जो है एक सेंटर है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है और सेंटर में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा तो इसमें अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन का, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज है, तो पूरा हिस्सा पर प्रोटॉन चार्ज ही रहेगा ना, प्लस चार्ज ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं। वेट भले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन चार्ज तो प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं, प्लस प्लस जीरो तो प्लस ही होगा। तो पूरा न्यूक्लियस जो है, अगर पूछे परमाणु का कौन सा हिस्सा धनावेशित होता है तो वो आंसर होगा न्यूक्लियस। लेकिन इसमें पूछ रहा है परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, यानी केंद्र में कुछ ना कुछ है, उसमें कौन सा हिस्सा धनावेशित, यानी पूरा परमाणु का नहीं पूछ रहा है। अगर पूरा परमाणु पूछेगा, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है परमाणु का हिस्सा, तो परमाणु के हिस्सा में न्यूक्लियस धनावेशित है, लेकिन न्यूक्लियस में कौन सा हिस्सा धनावेशित है, तो प्रोटॉन। तो इसलिए केंद्र का नहीं पूछ रहा है। पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम में प्रोटॉन, सेंटर ऑफ एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पूरा परमाणु का पॉजिटिव चार्ज हिस्सा कहाँ है, तो न्यूक्लियस में, ठीक है। नेक्स्ट है खाने का सोडा, खाने का सोडा सबको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुलक विशेषतः बर्तन में ना चिपकने वाले। बहुलक जो है एक ही अणु को, यौगिक को जब एक दो से अधिक बार जब उसको मिलाते हैं तो उसको बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो बहुलीकरण करने के बाद उसको पॉलीमराइजेशन हो जाता है, नहीं, और ये इसका नाम है टेफ्लॉन, यानी टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, यानी 3 बार ये मिलेगा। टेट्रा मतलब 3 बार, फ्लोरोएथिलीन को 3 बार मिलाएंगे, टेफ्लॉन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिखने में कौन सा युग्म ठंडे रक्त की श्रेणी में आता है। 2 तरह का ब्लड होता है, एक कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडा, एक गर्म। गर्म ब्लड का मतलब होता है कि जिसके शरीर में पाए जाने ब्लड के टेम्परेचर से, बाहरी टेम्परेचर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ठंडा में आप अपने शरीर का टेम्परेचर नापिए, तब भी आपका जो एक टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, तब भी होगा ठंडा में भी शरीर का टेम्परेचर उतना ही
और गर्मी में बॉडी का टेम्परेचर उतना ही होगा। लेकिन कुछ जानवर होते हैं जिसका टेम्परेचर ठंडा और गर्मी के हिसाब से अपने आप गिरता है। जैसे आपका टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, थोड़ा भी बढ़ता है तो आपको फीवर हो जाता है, थोड़ा भी घटता है तो आपको ठंडा लगने लगता है, पर वो एक बीमारी की स्थिति है। पर नॉर्मली हमारे शरीर में क्या होता है कि खून जो है इस तरह के शरीर में जिसका टेम्परेचर स्थिर रहता है उसको कहते हैं गर्म खून, वार्म ब्लड। और जिसके शरीर के टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से बदलेगा, नहीं वातावरण में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब वातावरण में टेम्परेचर घटेगा तो उसका भी शरीर का टेम्परेचर घट जाता है, फिर उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मेढक और सांप जो है इसको ब्लड जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है। एक है क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे है। कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण जो है कहाँ होता है? तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइजोडर्म प्रोटीन का संश्लेषण, लेकिन इसमें अंतःप्रावर्तवी जालिका भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी शामिल होता है। नेक्स्ट है, मानव के हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम। तो कैल्शियम फास्फेट। कह रहा है हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? तो हार्मोन की रासायनिक प्रकृति होती है एमिनो एसिड भी, प्रोटीन भी, स्टेरॉइड भी, उपयुक्त सभी। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कोबाल्ट किसको कहते हैं? तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12। ठीक है। कर कथन सही नहीं है। तो गिरवई गेहूँ पाया था, अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाली, खैरा धान में पाया जाने, एस्मट जो है झूठ कंठ जो है ये भी धान में पाया जाने वाला बीमारी है। तो गलत है, सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जंगली गोभी का हिस्सा है? जितना में गोभी है, ब्रोकली भी गोभी जैसा होता है, कोहरा गोभी भी गोभी जैसा होता है, फूल गोभी, पालक जो है ये जंगली गोभी का हिस्सा नहीं है। आइए मैथ का सवाल है। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है। छोटी से छोटी संख्या जो 12, 21 और 30 से विभाज्य है। तो सबका एलसीएम निकाल दीजिएगा, 12, 18, 30, 12, 18, 21 और 30 का, और एलसीएम निकालने के बाद जो आपका आएगा वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा, ये आंसर आएगा 1260। तो कह रहा है सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का है सवाल। तो इतना 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 का जोड़ दीजिए, तो 8 जोड़िएगा तो 8 है, फिर एक 8 यहाँ देख लीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3, फिर यहाँ एक 8 से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 8.88 आंसर आएगा। इससे तो आसान सवाल है। फिर आइए, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में 5% जनसंख्या की महामारी से मृत्यु है। मान लेते हैं सबसे पहले कि 100% जनसंख्या है, 5% अगर महामारी से मृत्यु होगी तो बचा कितना? 95%। कह रहा है कि 95 में से, यानी 100 है, 5% मरेगा तो 95 बचा, 8% घबरा के भाग जाता है, तो यानी 95 का 8% क्या हुआ? घबरा के भागेगा। तो बचा कितना? 8 दशमलव, आपको इसमें से भाग गया तो 95 का 8% निकालिए, 7 दशमलव समथिंग आएगा। 1 सेकंड रुके निकाल ले। तो 95 का 8 निकालिएगा तो 7.6, यानी अब 95 में से 7.6 माइनस कर दीजिएगा, 87.4। अब कह रहा है बचा हुआ जनसंख्या कितना है? तो 87.4 बराबर कितना है? 8,274। पूछ रहा है कि शुरुआत में कस्बे कितना था? इतना बराबर इतना, तो 100 बराबर इतना भागा 87.4 गुने 100। सॉल्यूशन कर लीजिए, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि 3 दिन और 30 घंटे का अनुपात। तो 3 दिन बराबर निकालिए, तो एक दिन में 24 घंटा, 24 दिन 48 और 3 दिन में 72 घंटा। अनुपात फिर क्या करता है? 30 घंटा का। तो कट जाएगा, 12 छक 72 और 5 छक 30, यानी 12:5 आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 3.4, 5/8, 7.4 और 15.16। सबसे पहले तो इसको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको भागा 1 2 3 4 से भाग कर दीजिए, यानी भिन्न का जोड़ निकालिए, 4 से भाग कर दिए, आंसर आएगा आपका ये। ठीक है।
नेक्स्ट है 97, दी गई प्रश्न श्रृंखला में जो आगे क्या आएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा ये निकालना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 18 से गुना करिए 4 में, 18 चौका 72 प्लस 2, फिर वैसे गुना करिएगा 74 से, 74 गुना 4, 74 गुना 4 प्लस 2 बराबर 298। ठीक है, 74 गुना 4 प्लस 2 गुना 298। ऐसे ही गुना करते जाइएगा, यानी देखिएगा इसमें जितना है उसमें 4 से गुना करना है प्लस 2 करना है। तो ऐसे ही 47.8 गुने 4 प्लस 2 कर दीजिए, तो आपको टोटल जो इसका आंसर आएगा निकल के 19,114। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आने वाली संख्या का चयन करें। सबसे पहले इसमें क्या है कि 3 जो है इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का, फिर 6 जोड़ 5 का, 11, 7, यानी सब में जितना वृद्धि हो रहा है 2-2 का वृद्धि होते जा रहा है, 2-2 का वृद्धि होते जा रहा है। तो यहाँ 3 का वृद्धि होगा, यहाँ 5 का वृद्धि, यहाँ 7, यहाँ प्लस 7, तो यहाँ प्लस 9, यहाँ प्लस 11, यहाँ प्लस 13, यहाँ प्लस 15, यहाँ प्लस 17 और यहाँ प्लस 19। 83 में 19 जोड़िए 102, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है करा सोनल के भाई की दादी। ये मान लीजिए सोनल है, इसका एक भाई है और इसकी दादी है। तो ये सोनल, इसका भाई एक्स कुछ भी है, तो ये दोनों तो भाई बहन हुए, और इसकी दादी है तो इसकी भी दादी होगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सीता। सीता अपने इकलौते पुत्र, इसका पुत्र इकलौता है, यानी कोई पुत्र और नहीं है इसके अलावा, तो अपने पुत्र के साथ आ रही है। तो सीता का सोनल के साथ क्या संबंध होगा, यानी पुत्र का पुत्र है, यानी दादी का बेटा, तो यानी सोनल का जब इकलौता ही पुत्र है तो इसी की पत्नी बेटी होगी। ठीक, तो पूछ रहा सीता का पुत्र सोनल से किस वजह संबंधित है। सीता का जो है वो पुत्र जो है, सीता का पुत्र जो है, जो सोनल की पार्टी में सोनल पुत्र, इसका क्या लगेगा, सोनल का पिता लगेगा। नेक्स्ट है दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उसको चयन करें। सबसे पहले इसको चयन करने का तरीका यह है कि देखिए इसमें पहला जो है इसमें क्या है, 14 प्लस 1 गुना 21 में जोड़ना है 1, भागा देना है 2 से। इसके बाद तीसरा आ जाएगा 14 1 15 गुना 21 में 1 जोड़िएगा तो हो गया 22 दून 11। ठीक है, अब 15 गुना 11, 15 गुना 11 बराबर हो गया 165। यानी इसमें 1 जोड़ना है, वैसे इसका देखिए 10 जोड़ 1 प्लस गुना इसमें करना है 17 जोड़ 1 भागा 2, 10 1 11 और 9 हो गया 99। यानी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें लिए 13 प्लस 1 14 गुना 19 प्लस 1 भागा 2, यानी 14, 19 1 20 प्लस 10, 19 1 20 भागा 2, 10 चौका 40, 140 आंसर होगा। ये रहा आज का डिस्कशन, आगे फिर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सारे लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।